नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज हम सीसेट जो होता है, सीसेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, उसका कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सिलेबस से लेकर, बुक्स से लेकर आपको कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता क्या है। देखो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दो स्टेप्स में होता है। एक तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर 1 और दूसरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर 2। ठीक है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स के आपको दो पेपर देने होंगे। जो दूसरा जो पेपर होता है, वो पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है। देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको उसमें 33% लाना है। आपको मतलब वो जो मार्क्स होंगे वो आपके स्कोर में काउंट नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप सीसेट के पेपर 2 में फेल होते हो तो आपका पेपर 1 चेक ही नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें ये भी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग यानी कि 0.33, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, मतलब वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये तो था एग्जाम का प्लान। ठीक है। और देखो दोस्तों, एग्जाम में एक ये भी बात है कि इसमें क्या होता है कि जितने भी पोस्ट होते हैं उसके 12 to 13 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, ताकि वो मेंस एग्जाम में आ सके। और ये एक बस स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको इस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको इसके मार्क्स काउंट होंगे। बस आपको मेंस के लिए जो टिकट मिलता है वो यही प्रीलिम्स आपको दिलाता है। दोस्तों, आइए चलते हैं हम इसके सिलेबस पर कि इसका सिलेबस क्या है, फिर हम उस सिलेबस को बुक वाइज देखेंगे। देखो दोस्तों, ये है हमारे सामने सिलेबस। देखो दोस्तों, सिलेबस 1 में, पेपर 1 में क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्ट है ना, करंट अफेयर्स, ये एक मेजर पार्ट है। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत अगर प्रीलिम्स के लिए करनी है तो करंट अफेयर्स में आपको मेहनत करनी होगी। क्योंकि देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। कि आजकल यूपीएससी का पैटर्न ये हो गया कि वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछते हैं। और इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, मतलब इन्वायरमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ करंट एंड अफेयर से रिलेटेड होके आता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स हो गया। अब देखो, ये दूसरा हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री हो गई। फिर क्या हो गया, जियोग्राफी हो गया। फिर क्या हो गया, पॉलिटी हो गया। फिर हो गया इकोनॉमी, ये इकोनॉमी पूरा। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडी। देखो दोस्तों, इन्वायरमेंट से क्या है, जब से देखो, ये जो पेपर है प्रीलिम्स का, वो आईएएस के लिए और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी ये पेपर एक ही होता है। तो इसमें इन्वायरमेंट का एक बड़ा पार्ट आता है। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब 10 से लेके 20 के बीच में वैरी करता है। नॉर्मली आपको 11, 12, 13 यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट का एक मेजर पार्ट है, तो आपको इन्वायरमेंट भी अच्छे से देखना होगा। और जनरल साइंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया पेपर 1 का पूरा सिलेबस। आइए अब हम देखते हैं कि पेपर 1 के इस सिलेबस को, देखो इस पेपर 1 के सिलेबस में को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें है क्या क्या। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और जनरल साइंस। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो दोस्तों, सीसेट के लिए जो करंट अफेयर्स है, इस पे मेरे काफी सारे दोस्त हैं, वो ये नहीं सोच पाते कि क्या पढ़ें, कितने समय तक का हमको करंट अफेयर्स देखना है। देखो दोस्तों, आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आपको कवर करना ही हो। अगर आप 24 मंथ्स का अगर करंट अफेयर्स कवर कर लेते हो तो बहुत ही गुड है, लेकिन 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशियंट है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब आप नहीं पढ़ पाए हो तो 12 मंथ का करंट अफेयर्स तो एकदम मतलब बेयर है। वो अगर आपको नहीं किया आपने तो मतलब आपका एग्जाम खराब होना तय ही तय है। तो 18 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो सफिशियंट है। अगर आप 24 मंथ का कर लेते हो तो बेस्ट है। और 12 मंथ्स का तो एटलीस्ट, अगर आपको कम से कम नैया पार करानी है तो 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही पढ़ना है।
देखो दोस्तों, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आप द हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। देखो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर को स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि न्यूज़पेपर से ही आपको जो उसके एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल को अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, करंट सिनेरियो में अगर कोई इश्यूज है तो उस इशू में क्या क्या मेन टर्म्स हैं, उस इशूज के सॉल्यूशन क्या होंगे, उस इशूज का बैकग्राउंड क्या है उस इशू का, तो आप बैकग्राउंड में भी जाके देखते हो कि इशू हुआ क्यों, उस इशू में का फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा। तो हर कुछ जो है ना, आपको एडिटोरियल से होता है। तो आपको न्यूज़पेपर के लिए इसलिए मैंने न्यूज़पेपर को बहुत सारे स्टार मार्क दिए हैं। तो आप न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया, आप हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि द हिंदू जो है उसका एक बहुत ही वास्ट कवरेज है। तो अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा है। देखो दोस्तों, हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मेरे दोस्त, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हिंदी में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो कि यूपीएससी के लेवल पर फिट बैठता हो। हाँ, आप उनका देखो, अगर आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप कोई सा भी नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर ले लो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लो, सब एक ही है। आप बस उसका फ्रंट पेज देखो, अगर कोई मेन हेडिंग है तो ठीक है, फॉरेन पेज देखो और एडिटोरियल देखो और निकल लो। हाँ, एडिटोरियल मैं आपको बोलूंगा, आप जितने पेपर्स के एडिटोरियल देख सकते हो, हाँ, इशूज को आपको छांटना है कि कौन सा टॉपिक। अब जैसे कोई पॉलिटिकल टॉपिक पे अगर कोई एडिटोरियल है तो आपको ऐसा नहीं कि उस पॉलिटिकल टॉपिक के एडिटोरियल को भी आप ध्यान दो। तो आपको एडिटोरियल वही पढ़ने हैं जो आपको यूपीएससी के लिए हैं, आपके यूपीएससी के टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे कोई भी एडिटोरियल आप मत पढ़ो। तो आपको एडिटोरियल सारे अगर आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोग एडिटोरियल का कंपाइलेशन देते हैं कि टुडेज हिंदी एडिटोरियल्स, टुडेज इंग्लिश एडिटोरियल्स, तो वो आपको देख लेना है, एडिटोरियल को आपको ध्यान देना है। देखो दोस्तों, योजना मैगजीन मेरे तरफ से मस्ट रीड है, लेकिन अगर आपको योजना मैगजीन पढ़ना है तो आपको पहले मैं ये बात बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आप क्लियर कर लो, तब आप योजना मैगजीन पढ़ो, तब आपको बहुत मजा आएगा, तब आपको योजना मैगजीन समझ में भी आएगा। हाँ, यहाँ देखो मैंने इंडिया ईयर बुक लिखा है। इंडिया ईयर बुक क्या है दोस्तों, ये आपको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करना है कि पूरे साल में क्या क्या हुआ, क्या था, वो आपको पूरे साल का मतलब एक निचोड़ है। तो आपको वहां देखना है कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उससे कंप्लीट कर लो। देखो दोस्तों, पेपर के जो नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने पेपर के, वो मैंने आपको एक पूरा वीडियो बनाया है कि आपको कैसे नोट्स बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको एक्सेल लेना है, एक्सेल फाइल में जो भी टॉपिक आया उस एक्सेल फाइल में डाल दो, और उस टॉपिक का ब्रीफ रीडिंग आपने कहाँ कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से, जैसे कोई भी इशू हुआ, छोटा सा इशू ले लो कोई सा भी, मान लो कोई बिल राज्यसभा में पेश हुआ, अब उस बिल के पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हुआ था उस बिल के बारे में, तो सब कुछ आपको अलग अलग वेबसाइट से आपको थोड़ा देखना होगा, डेप्थ में जाना होगा। तो सारे लिंक्स वहां डाल दो उस एक्सेल सीट में, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करोगे ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सीधे उस लिंक पे क्लिक करो और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था, और आपके दिमाग में वो चीज घूम जाएगी। और देखो दोस्तों, हर महीने का आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद कोई सा भी एक मंथली मैगजीन हो गया, जैसे विजन, क्रॉनिकल, इनसाइट, मैंने आपको दिखाया इस पीपीटी में। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यही से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो। दृष्टि, योजना, कुरुक्षेत्र, प्रतियोगिता दर्पण, आपको एक रिकॉ रखना है मंथली मैगजीन, उससे आपको देखना है कि मैंने जो पूरे महीने में जो करंट अफेयर्स का टॉपिक तैयार किया और इसमें जो दिया हुआ है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई चीज मेरा छूट तो नहीं रहा। अगर छूट रहा है तो आपको उस मंथली मैगजीन से आपको लेके उसको आपको अपने जो आपने मंथली करंट अफेयर्स तैयार किया है उसमें ऐड कर देना है। देखो दोस्तों, कौन से करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। साइंस और टेक या डिफेंस का जो करंट अफेयर्स है, ये आपको सिर्फ एक साल वाले ही देखने हैं, आपको ज्यादा वाले नहीं देखने हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो लोग वैसी करंट अफेयर्स पूछते हैं जो करंट हो, 6 महीने के आसपास हो, वैसी करंट अफेयर से पूछते हैं। देखो, इन्वायरमेंट पे आपको खास ध्यान देना है, कि मैंने आपको पहले बताया आईएएस और आईएफएस का जो एग्जाम होता है वो दोनों एक ही प्रीलिम्स होता है, तो इन्वायरमेंट का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए आपको इन्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये तो था करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पर।
देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जैसे जा रहा हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पर, मैं सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि मैं एनसीईआरटी पढूं कि ना पढूं। देखो दोस्तों, अगर आप मेरी राय पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी मस्ट रीड है मेरे तरफ से। देखो दोस्तों, एनसीईआरटी सरल भाषा में है, और आपको अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने और उसको लेके लिखने से ही शुरू होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को डेप्थ में लेके जाओ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, आपको अगर आप देखो जैसे आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आपको 6, 7, 8 एनसीईआरटी आपका बहुत सारा कवर ही होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेप्थ में पढ़ो। जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा डेप्थ में जाओ। जो चीज को आपने डेप्थ में पढ़ा है उस एनसीईआरटी को बस आप टॉपिक वाइज जाओ और उस बुक में हाईलाइट कर दो और आपके नोट्स बना लो उस पर। और मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता हूँ कि आप डेप्थ में जाओ। हाँ, अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, ये सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे उसी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अब लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, तो आपको मार्केट में एनसीईआरटी के कंपाइलेशन के बहुत सारे अच्छे राइटर्स के नोट्स आते हैं, वो आप सर्च करो और आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा, आप नहीं कर पाए, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखो, अब कोई पूछता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो दोस्तों, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। और रही बात ओल्ड एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी की, तो मैं जब आपको सारे सब्जेक्ट बताऊंगा कि मैं आपको बता दूंगा कि किस पोर्शन को आप ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, किस पोर्शन को आप न्यू एनसीईआरटी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अब आ जाओ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको बोलूंगा 6 से 12वीं क्लास तक ये हिस्ट्री आप पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो आप। देखो दोस्तों, जो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की, वो आपको एंशियंट का हिस्ट्री का पूरा पूरा आपको कवर करा देगी। एनसीईआरटी 11, 12 का जो न्यू है वो भी आपको पढ़ना है। 6 से 8 का भी एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे। और मैंने आपको पहली बात बताया, अगर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी मिलती है तो आपको बेस्ट है। अब आ जाओ दोस्तों, यहाँ देखो स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको मैंने स्टार 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 दिया है। देखो दोस्तों, ये बुक आपको मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये बुक आपको कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई सा भी स्टडी चैनल हो, आपको सजेस्ट करेगा। ये बुक मस्ट रीड है। मॉडर्न इंडिया, ये बुक आपको एक कहानी की तरह इसमें पूरे हिस्ट्री को बताया गया है। और आप अगर इस बुक को स्टेप बाई स्टेप पढ़ लो, तो क्योंकि मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री होता है उसका मेजर पार्ट होता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, तो आपको ये बुक पूरी की पूरी पढ़नी होगी। अगर आपको लगता है कि अब एकदम कुछ नहीं हो पाया, तो इस बुक के जो लास्ट पेज में हेडलाइंस है वो तो पूरा का पूरा आपको देखना होगा। ये बुक आप जो अपडेटेड वर्जन है वही खरीदना, वही पढ़ना। और दोस्तों मेरे, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि पीडीएफ से मत पढ़ो, आप पेपर हार्ड कॉपी से ही पढ़ो। पीडीएफ से पढ़ने पर मैं मानता हूं कि ठीक है, अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल है, आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना और पेपर से पढ़ना दोनों अलग बात है। अब देखो दोस्तों, एक और बुक है बिपिन चंद्राज, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बुक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, और ये बुक आपको मस्ट रीड है मेरे तरफ से। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, जैसे नितिन सांगवान की पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का विजन आईएएस का नोट्स है, और मेडाइवल बाय सतीश चंद्र। तो ये बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा हिस्ट्री का पार्ट। अब दोस्तों हम आते हैं ज्योग्राफी पे। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी 6 to 12 आपको देखना होगा। देखो, 6 to 10 का अगर एनसीईआरटी आप लोगे तो वो क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा कवर करा देगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक सर आपको देखना है तो एनसीईआरटी 11 से 12 में आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस आप सबके पास होना चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर में जाते हो, कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो, तो वहां जो भी एरिया आता है, देखो होता क्या है ना कि आजकल ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आजकल क्या होते हैं, जो भी एरिया न्यूज में रहा ना, उस एरिया से स्पेसिफिक क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। जैसे मान लो ईरान में कुछ चल रहा है, कहीं कुछ मतलब ईरान में चल रहा हो, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में कुछ चल रहा हो, तो क्या होता है कि नॉर्मली जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया कहाँ पर है। देखो दोस्तों, एटलस जो है आप किसी भी कंपनी का खरीदो,
मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड का एटलस प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो तो आपको एटलस को प्रेफर करना है और एटलस के थ्रू नोट्स बनाना है। क्योंकि अगर आप मान लो, अगर आप ज्योग्राफी के मेंस पेपर लिखने जाओगे, वहां आप क्या करते हो, जैसे आपसे कुछ भी पूछा जाता है, एक स्टूडेंट ने मैप बना के बता दिया उस क्वेश्चन में और एक स्टूडेंट ने बिना मैप के बताया, तो एग्जामिनर किसके क्वेश्चन पर ज्यादा मार्क्स देगा? जिसने मैप बनाया उसके उसके आंसर पर इंसान जो एग्जामिनर होगा वो ज्यादा मार्क्स देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको मैप तो देखना ही देखना है। अब आ जाओ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आपका जो स्टडी रूम है उस स्टडी रूम के वॉल्स पे आपको मैप चिपका देना है। और आपको इस मैप को एक बोझ के तौर पे नहीं लेना, आपको एक फन के तौर पे लेना है। कभी भी अपने मम्मी पापा भाई बहन को बोलो कि मेरे को बताओ, मेरे को एक बार पूछो ना इस मैप में कौन सी चीज कहाँ है, मैं फटाक से बताऊंगा। तो वो आपसे पूछेंगे कि ये बताओ चिकन नेक कहाँ है, ये बताओ रेड सी कहाँ है। तो वो सब कुछ आपसे पूछते जाएंगे, तो वो आपको फटाफट बताना होगा। इससे क्या होगा, आपके दिल में वो मैप बैठ जाएगा। और आपका जो ज्योग्राफी का पेपर है ना, उसके लिए आपका जो अंदर है ना, आपके अंदर इच्छाएं जगेंगी, अरे यार मेरे को मैप आ गया। तो मैप आ जाने से क्या होता है, आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। देखो दोस्तों, जीसी लियोंग का जो बुक है, जीसी लियोंग से आपका क्या होगा, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो, आजकल पेपर का जो ट्रेंड है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कम आता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपको कवर करना है तो जीसी लियोंग की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। और देखो दोस्तों, अगर आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है, जैसे इंडिया में इंडिया के रिवर्स कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ है, तो आपके लिए माजिद हुसैन की बुक बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों। और ये बुक बहुत सारे आपको लोग सजेस्ट करेंगे। ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आप इस बुक को इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप रेफर कर सकते हो, और मेरे तरफ से आपके लिए एक मस्ट रीड बुक है। अब देखो दोस्तों, हम आते हैं पॉलिटी पे। देखो, इंडियन पॉलिटी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 11th से 12th का ही पढ़ना है आपको। और देखो दोस्तों, मैं अगर अगर आप बोलोगे कि एनसीईआरटी को क्या मैं स्किप कर सकता हूं, तो दोस्तों आप एक तरफ से अगर बोलोगे, अगर आपका टाइम कम है तो आप एनसीईआरटी 11-12 को स्किप कर सकते हो पॉलिटी में, बट ओनली फॉर रिस्क टेकर्स आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी 6th एडिशन आपको खरीदना है, और इस बुक को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। क्योंकि ये बुक है जो आपकी इंडियन पॉलिटी की नैया पार कराएगी। ये बुक कोई भी आईएएस एस्पिरेंट हो, कोई भी 99.9% इवन 100% आईएएस एस्पिरेंट जो टॉपर्स रहे हैं या जो एग्जाम दे रहे हैं, ये बुक उनके आपको उनके लाइब्रेरी में, आपको उनके बुक सेल्फ में आपको ये बुक जरूर मिलेगी। तो ये बुक रामबाण है पॉलिटी का। आप इस बुक को पढ़ जाओ, और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। देखो दोस्तों, अब हम आते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में क्या होता है, देखो दोस्तों, इकोनॉमी में आपको 11-12 की इकोनॉमी पढ़नी है। 11-12 की एनसीईआरटी है, उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए ज्यादा मैटर करता ही नहीं, इवन मैं बोलूँ तो मैटर करता ही नहीं। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको ये पढ़ने के बाद आपको रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, रेफरेंस बुक में आपको बता रहा हूं मैं, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। ये जो बुक है, ये एक अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो एज ए रेफरेंस। अगर आपको 11-12 की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है तो आप इस बुक को ही पढ़ो, आपका इकोनॉमी बेस्ट हो जाएगा। अगर देखो, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दिया है, तो वैसे लोगों के लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है। इकोनॉमिक टर्म्स जो होते हैं ना, टर्म्स वो थोड़े टफ हो जाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो। और रमेश सिंह थोड़ी सी मोटी बुक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास टाइम कम है, तो संजीव वर्मा की बुक आती है, वो थोड़ी पतली आती है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि जब भी बजट वगैरह आता है तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है। तो ये समरी आपको पूरी की पूरी पढ़ जानी है, आपको इसमें पूरा घुसना नहीं है। समरी के जो मेन मेन टॉपिक्स है वो आपको देख लेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी बहुत सारे मतलब लोग बनाते हैं, आपको इकोनॉमिक सर्वे की समरी देख जानी है। उसके बाद देखो दोस्तों, जिस ईयर में आप पेपर दे रहे हो
उस ईयर का बजट आपको अच्छे से देखना चाहिए। बजट में क्या अलग हुआ, किस सेक्टर को क्या पैकेज मिला, किस सेक्टर को इस बार ज्यादा पैकेज मिला, तो ये आपको बजट पूरा अच्छे से देखना है। अगर आप बजट देख लेते हो तो आपके लिए इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बजट से रिलेटेड होती है। देखो दोस्तों, मैंने संजीव वर्मा की जो बुक बताई थी उसका भी मैंने आपको दिखा दिया। ये संजीव वर्मा की बुक है, ये थोड़ी पतली आती है, आप इसको पढ़ सकते हो। और देखो दोस्तों, इकोनॉमी के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ आपको ज्यादा टफ हो रहा है, तो इकोनॉमी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास टाइम है तो आप किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स, जैसे यहाँ बहुत सारी अच्छी कोचिंग है, एबीसी जो भी आपको लेना है, मैंने आपको बस यहाँ पे इंफॉर्मेटिव बता दिया। श्री राम आईएएस, शंकर आईएएस, वाजीराम एंड रवि, मुरनाल सर के, विजन आईएएस दृष्टि के, आपको जिसका भी नोट्स आपको अच्छा लगता है आप उसका कोई भी नोट्स रेफर कर सकते हो। इससे आपका इकोनॉमी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, साइंस साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैं बोलूँ आपको कहीं से कहीं नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर नोट्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी 6 से 10 तक की मैंने आपको बताया कि जो बंदे साइंस बैकग्राउंड की हैं, वो अगर आपको एनसीईआरटी का बहुत टर्म्स अच्छे से पता है तो आप 6 7 जो एकदम बेसिक लेवल है उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो मेरे दोस्त साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपको साइंस के टर्म्स समझ में आए। और देखो दोस्तों, साइंस के लिए मैंने आपको बताया साइंस का टॉपिक टफ इसलिए हो जाता है कि इसके लिए आपको कोई बुक नहीं मिलेगी। अब देखो दोस्तों, ये साइंस का रिपोर्टर मंथली मैगजीन है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज साइंस, इनके द्वारा दिया जाता है। हर महीने की मैगजीन आपको देखना है, उसमें जो मेन टॉपिक्स है उसको आपको अच्छे से देखना है। तो ये मैगजीन आपको हर महीने देखना है। और देखो दोस्तों, इसमें भी मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है, वो आपको देख लेना है, एनसीईआरटी साइंस का कंपाइलेशन, और किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स आपको देखना है। और देखो दोस्तों, साइंस में आपको बायोलॉजी बायोलॉजी में इन्वायरमेंट चैप्टर आता है, उस पर आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वो बायोलॉजी में ही इन्वायरमेंट के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपको इन्वायरमेंट के मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो ये बात आप खास ध्यान रखना। आपको बायोलॉजी में डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वायरमेंट के चैप्टर्स पढ़ने हैं। और साइंस के लिए मैं आपको बोलता हूँ, साइंस को आपको अंदर नहीं घुसना है। साइंस को आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो साइंस आ रहा है उसको ही आपको रिलेट कर करके पढ़ना है। और आपको जो भी न्यूज़पेपर आते हैं करंट अफेयर्स में, अगर उसमें कोई साइंस एंड टेक का न्यूज आता है तो आपको उस पर खास ध्यान देना है, क्योंकि बुक्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। एनसीईआरटी पढ़ के आप साइंस का जो भी क्वेश्चन उसको पूरा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आपको जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वही आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। देखो दोस्तों, इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट पे आपको फोकस करना है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो भी इशूज चल रहे हैं अभी करंट में, जो इशू चल रहे हैं इकोलॉजी पे, बायोडाइवर्सिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया, वहाँ के बहुत सारी स्पीसीज, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब आपको खास ध्यान रखना है कि भाई इशूज जो चल रहे हैं वो पेपर में खुद ही आपको इशूज दिखेंगे। आपका है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें इन्वायरमेंट का देखो नोट्स आप बनाओगे ना, मैंने जो आपको एक्सेल सीट बताया ना, हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग तरीके से बनाना है। इन्वायरमेंट के जो इश्यूज आए करंट अफेयर्स में उसका आपको देखो, एक्सेल पूरी एक संसार है, आपको उसमें एक अलग टैब बना देना इन्वायरमेंट का। देखो, एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी है क्लास 12 का, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वायरमेंट के चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। और इसमें भी मैं आपको ये बोलूंगा कि इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, किसी अच्छी कोचिंग, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स आते हैं इन्वायरमेंट का, बहुत सारी, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा। विजन आईएएस हो गया, दृष्टि, ये सब पीएमएफ आईएएस हो गया, इनसाइट आईएएस हो गया। आपको कोई से भी कोचिंग का नोट्स पकड़ो, जो आपको अच्छा लग रहा है वह पढ़ लो दोस्तों। लेकिन चीजें उतनी ही पढ़ना जितना कि मैं देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टॉपर्स वही लोग आईएएस क्लियर कर पाते हैं जिनका पहले से फिक्स होता है कि यही बुक में पढ़ूंगा। तो आप एक महीने, शुरू के 15 20 दिन जितना आर&डी करना कर लो, कौन सा बुक आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद बुक्स मत चेंज करना। अगर आपने बुक्स चेंज की तो उस साल आपका सिलेक्शन अगर हो गया भगवान की दया से ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये तो रहा सीसेट पेपर 1 का पूरा स्ट्रेटजी। इसी तरह हम आपको सीसेट पेपर 2 की पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर पूरा एनालिसिस करके आपको स्टडी पूरा बताएंगे कि सीसेट पेपर 2 को आपको कैसे अप्रोच करना है। देखो दोस्तों,
सीसेट पेपर 2 का भी अच्छा वेटेज है। अगर आप उसको नहीं क्वालिफाई करते हो तो आपका पेपर 1 चेक ही नहीं होगा और आपका वहीं का वहीं आपका पत्ता कट जाएगा। तो दोस्तों सीसेट पेपर 2 पे हम एक नया वीडियो बनाएंगे और हम एक और वीडियो लाने वाले हैं। हमारे दोस्त बहुत सारे दोस्तों की डिमांड है कि कौन सी वेबसाइट हमें देखनी चाहिए, कौन सी यूट्यूब चैनल में देखनी चाहिए, तो उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको कुछ समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट कीजिए। और दोस्तों कुछ भी हो आप ऑफिसर बनिए, हमारा उद्देश्य है आपको ऑफिसर बनाना। थैंक यू दोस्तों।